टाइपिंग कोचिंग सेंटर में विजय का पहला दिन था। टाइपिंग कोचिंग सेंटर में विजय का पहला दिन था। वह अपनी सीट पर बैठा टाइप सीखने के लिए नियमावली पुस्तिका पढ़ रहा था। तभी उसकी निगाह अपने केबिन के गेट की तरफ गई। कजरारे नैनों वाली एक सांवली लड़की उनकी केबिन में आ रही थी। लड़की उसकी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। टाइपर ने ठीक किया और टाइप करने में मशगूल हो गई। विजय का मन टाइप करने में नहीं लग रहा था। वह किसी भी हालत में लड़की से बातें करना चाह रहा था। वह टाइपर पर कागज लगाकर बैठ गया और लड़की को देखने लगा। लड़की की उंगलियां टाइपर की कीबोर्ड पर ऐसी पड़ रही थी जैसे कि हारमोनियम बजा रही हो। यह क्या देख रहे हो? थोड़ी देर बाद लड़की गुस्से से बोली, आपको टाइप करते हुए देख रहा हूँ। यहाँ क्या करने आए हो? लड़की ने बोला। तो विजय ने बोला, टाइप सीखने के लिए। तो फिर लड़की बोलती है, ऐसे सीखोगे? लड़की के स्वर में तलखी बरकरार थी, यानी कि इसकी स्वर में कोई कड़वाहट नहीं थी। मेरा आज पहला दिन है, इसीलिए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप टाइप कर रही थी तो मैंने देखने लगा कि आपकी उंगलियां कैसे कीबोर्ड पर। आपको टाइप करते हुए देखकर हो सकता है मैं भी कुछ सीख जाऊंगा। यदि इसी तरह देखते रहे तो आपकी यह मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। लड़की ने फिर टाइप करने में जुट गई। विजय भी कीबोर्ड देखकर टाइप करने लगा। टाइप करने में उसका मन नहीं लग रहा था। वो बेचैनी सी महसूस कर रहा था। 10 मिनट बाद ही उसने टाइपर का रिबन फंसा दिया, यानी कि विजय ने। रिबन तो फंसेगा ही जब ध्यान कहीं और होगा। लड़की ने उसे टाइपर को थोड़ा अपनी तरफ खींचकर रिबन ठीक करने में लग गई। इसी बीच रिबन नीचे गिर गया। वह उसे उठाने के लिए झुकी तो उसके गले से चुन्नी गिर गई। रिबन उठाने के लिए विजय भी झुका। इसकी निगाह अकस्मात एक लड़की की उरोजों पर चली गई। वह चकपका गया। लो, ठीक हो गया, लड़की ने बोला। लड़की ने कहा तो उसकी चेतना लौटी। विजय की चेतना लौटी। इतना मशगूल हो गया था वो उसे देखने में। लड़की फिर टाइप करने में लग गई, लेकिन विजय का मन टाइप में नहीं लग रहा था। वह लड़की से बातें करने की ताक झांक में ही लगा रहा। मन नहीं लग रहा। अचानक लड़की ने उनसे पूछा तो बाँछें खिल गई। लगता है कि सीख भी नहीं पाऊंगा। आसार तो कुछ ऐसे ही देखते हैं, लड़की बोली। आपका नाम? विजय ने बात को आगे बढ़ाने के लिए सवाल कर दिया। सरिता अच्छा नाम है, लेकिन मुझे इस नाम से नफरत है, सरिता ने बोली। फिर विजय बोला, क्यों? इसका कोई एक कारण हो तो बताओ। यह कहते ही सरिता अपनी सीट से उठी और पर्स कंधे में टांगते हुए केबिन से बाहर निकल गई। विजय उसे जाते हुए देखता रहा। उसके जाने के बाद उसने टाइपर पर डाली। टाइपर उसे उदास सा लगा और दुनिया बदल सी गई। इसी दिन से विजय हवा में उड़ने लगा। रातों को अपनी छत पर घूमने लगा, तारे गिनता और उससे बातें करता। चांदनी रात में बैठकर कविताएं लिखता। गर्मी की धूप उसे गुनगुनी सी लगने लगी। दुनिया गुलाबी सी हो गई। जिंदगी गुलाब का फूल। आंखें से नींद गायब हो गई। वह ख्यालों में पैदल ही कई किलोमीटर तक घूम आता था। अपनी इस स्थिति के बारे में उसने अपने दोस्त को बताया तो उसने कहा, गुरु, तुम्हें तो प्यार हो गया है। दोस्त की बात सुनकर विजय को बहुत अच्छा लगा। अगले दिन विजय ने सरिता से कहा कि आप पर एक कविता लिखी हूँ, चाहता हूँ कि आप इसे जरूर पढ़े। विजय ने कहा सरिता से, यह भी खूब रही, जान न पहचान तू मेरा मेहमान। कितना जानते हैं आप मुझे? लड़की ने बोली। जो भी जानता हूँ उसी आधार पर लिखा हूँ। सरिता उसकी कविता पढ़ने लगी। सरिता, कल कल करके बहने वाली जलधारा लोगों की प्यास बुझाती है, किसानों की खेत की सींचती है, राह में आती है बहुत बार फिर भी मिलती है सागर से। उनके प्रेम में सागर साहिल पर पटकता है सिर। उनके प्रेम की प्रागरता का प्राण पूर्णमासी की रात में उठने वाली ज्वार भटा। सरिता
है तो सागर है, सरिता के बिना रेगिस्तान भी हो जाएगा सागर। सागर के प्रेम में सरिता लांघती है पहाड़ पठार और मानव निर्मित बाधाओं को। कविता के नीचे उसने विजय की जगह सागर लिखा। कविता के नीचे में उसने विजय की जगह सागर लिखा। सरिता ने उसे देखा और कागज विजय की तरफ बढ़ा दिया। विजय ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इसे टाइप कर दे, इसे छापने के लिए भेजना है। सरिता कुछ नहीं बोली, कागज को सामने रखकर टाइप करने लगी। विजय उसे देखता रहा। इस बात का आभास सरिता को भी हो गया था कि विजय उसे ही देख रहा है, लेकिन उसने कोई विरोध करने के बजाय पूछा कि आप कवि हैं? तो विजय ने कहा, बनने की कोशिश कर रहा हूँ सरिता जी। कवि भगोड़े होते हैं, सरिता ने उसकी ओर दिखाते हुए कहा। उसकी इस टिप्पणी ने विजय को शक पकड़ा दिया। कवि अपने सुख के लिए कविता रचता है, रचते समय वह कविता के बारे में सोचता है, उसके बाद वह कविता को उसके हाल पर छोड़ देता है। कविता जब संकट में होती है तो कवि कविता के पक्ष में खड़ा नहीं होता। यह आप कैसे कह सकती हैं? लड़की ने कहा, मैं समझती हूँ कि आप एक आदमी की जिंदगी भी एक कविता है। मैं समझती हूँ कि आदमी की जिंदगी भी एक कविता है। मेरी जिंदगी एक कविता है। मेरी जिंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती, इसीलिए कविता भी मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे वाह, आप तो कवि हैं। अभी आपने जो कहा वह कविता है। कविता नहीं, कविता का प्रलाप है। उसकी वेदना जो उस कवि के कारण उपजी है। उसने मेरी जिंदगी की रचना की। इतना कहकर सरिता केबिन से बाहर चली गई। कैसी है यह? विजय और सरिता की टाइपराइटर को दिखा लगा। जैसे टाइपराइटर किसी शोक गीत की सूचना में मशगूल है। प्यार की खुशबू, प्यार की खुशबू। आज उन्होंने बातें अधिक की। उनके वार्तालाप को देखकर टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले मैडम ने उसके पास आकर कहा कि आजकल तुम काफी खुश हो सरिता। बदले में सरिता केवल मुस्कुराई, कुछ बोली नहीं। विजय भी मुस्कुराया। तो क्या मेरे प्यार में की गंध इसे भी लग गई? विजय ने बोला, क्या मेरे प्यार की गंध अब मैम को भी लग गई? अगले दिन सरिता जब इंस्टीट्यूट आई तो काफी सजी धजी थी। नया गुलाबी सूट पहनी थी, बालों का स्टाइल बदला हुआ था। विजय को सरिता का यह बदलाव बहुत ही भयावह अच्छा लगा। यह अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाई, बोला, काफी सुंदर लग रही हो आज। जवाब में सरिता ने मुस्कुराते हुए थैंक्स का फूल जब उसकी तरफ फेंका तो उसकी इच्छा हुई कि वह खड़ा होकर नाचने लगे और जोर जोर से चिल्लाए कि उसे प्यार हो गया। ग्रह नक्षत्रों की चाल। आदमी जब निराश होता है या फिर लक्ष्य के प्रति उसकी स्थितियां साफ होती है तो वह धर्म और ज्योतिषी की शरण में चला जाता है। विजय ने भी हालत ऐसे ही थी। वह सरिता को चाहने लगा था, लेकिन सरिता ने उसे कहती है यह स्पष्ट नहीं था। वह अपनी बेरोजगारी से भी परेशान था। घर वाले शादी के लिए अलग से दबाव डाल रहे थे, लिहाजा एक दिन वह ज्योतिषी के पास चला गया। नौकरी पाने के लिए वह ज्योतिषी के नुस्खे पूछता रहता था। उसने सोचा कि प्रेम पाने के लिए भी गृह नक्षत्रों की जान ली जाए। नौकरी के लिए ज्योतिषी कभी कहा था कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, जो आपको शुभ कार्यों में बाधक है। इसकी शांति के लिए घर में मोर पंख रखे और प्रतिदिन उसे 2-3 बार अपने शरीर पर घुमाए। सोमवार के दिन चांदी से बना सर्प एक जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाए। नित्य गणेश जी की उपासना करें। धैर्य पूर्वक ऐसा करने पर ही रोजगार प्राप्ति की संभावना बनेगी। विजय ने अभी तक उसके बताए हर नुस्खे को आजमाया, लेकिन आज तक कोई संभावना नहीं हुआ। शिकायत करने पर वह कह देता कि आप पर भाग्य
ये शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र के बलवर्धन के लिए शुक्रवार को दिन 5:30 रत्ती का अपूर्ण चांदी में जुड़वाकर दहिना माध्यम में धारण करना होगा। पंडित जी, मेरी कुंडली में प्रेम है कि नहीं? विजय ने पूछा। तो पंडित ने बोला, ना है ना, बहुत है। कुंडली पर सरसरी नजर डालते हुए ज्योतिषी ने कहा, प्रेम विवाह का योग है, लेकिन कुछ बाधाएं हैं। प्रेम विवाह में क्या लफड़ा है? विजय ने बोला, आप पर शुक्र की महादशा चल रही है जो अशुभ फलप्रद है। गोचर में भी आपकी राशि पर शनि का 7.5 चल रही है। शनि शांति के लिए प्रत्येक शुक्रवार को कुत्तों को सरसों का तेल से बना मीठा पराठा खिलाएं। ग्रह शांति के उपरांत भी प्रेम में सफलता की भावना बन सकती है। सब ढकोसला है। इतने दिनों से आप एक नौकरी के लिए मुझसे क्या क्या नहीं करवाते रहे हैं। मिली नहीं नौकरी, साला चपरासी भी कोई रखने को तैयार नहीं है। बनाया हुआ विजय ज्योतिषी के कमरे से निकल गया और घर पहुंचते ही मम्मी से कहने लगी, तुम्हारे पिता के लिए लड़की पसंद कर ली है। उसके दोस्त की बेटी है, बीए करके नौकरी कर रही है, तो मैं क्या करूं? विजय बोला, शादी कर लो। उसकी मम्मी ने बोला, शादी कर लो। बिना नौकरी मिले यह नहीं हो पाएगा, फिर तो पूरी जिंदगी कुंवारी रह जाओगे। बीवी की कमाई खाने से तो कुंवारा रहना ही अच्छा है। कहते हुए विजय अपने कमरे में चला गया। क्या कहा? जो बीवी की कमाई खाने से तो कुंवारा रहना ही अच्छा है। ये कहते ही विजय अपने कमरे की ओर चला गया। जिंदगी आसान नहीं है। एक सप्ताह तक सरिता टाइप स्कूल नहीं आई। विजय रोज आता रहा और निराश होकर वापस घर जाता रहा। 8वें दिन सरिता के आते ही वह पूछा कि एक सप्ताह क्यों नहीं आई? जिंदगी में बहुत दिक्कतें हैं, कहते हुए सरिता अपनी सीट पर बैठ गई। क्या हो गया तुम्हें? मेरी बहन जो बीए कर रही थी किसी लड़के के साथ चली गई। दोनों बिना शादी के एक साथ रह रहे हैं। ऐसा क्यों किया उसने? उसका कहना है कि यदि वह ऐसा ना करती तो उसकी शादी ही नहीं हो पाती। मतलब? विजय ने बोला, हमारे घर की आर्थिक हालात इतना खराब है। इतना कहकर सरिता चुप हो गई। हमारी घर की आर्थिक हालत इतना कहकर सरिता चुप हो गई। मुझे नहीं लगता है कि आपकी बहन ने गलत किया है। आज की युवा पीढ़ी विद्रोही हो गई है और परंपराओं को तोड़कर नई नैतिकता गाड़ रही है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर माँ तो नहीं समझती। हाँ, उसके लिए समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल तो सब चलता है। हमारा समाज बदल रहा है। बिना शादी के एक साथ रहना पश्चिमी परंपरा है। तो पश्चिमी परंपरा है, लेकिन अब ऐसा हमारे यहाँ भी होने लगा है। हाँ, बैठकर सपनों के राजकुमार का इंतजार करने से तो बेहतर यही है कि जो हाथ मिले उसे ही थामकर आगे चल दिया जाए। 4 दिन ही सही, जिंदगी में बाहर तो आएगी। विजय को लगा कि कह दे कि फिर तुम्हें मेरे साथ क्यों नहीं चलती, हम शादी कर लेते हैं। पर वह नहीं कह पाया। जानते हैं कि मेरा बहन 12वीं में पढ़ रही थी। उसकी भी एक लड़के से प्रेम चल रहा था। वो दोनों एक दूसरे के शादी करने के लिए तैयार थे। अगले साल बालिग होते ही शादी कर लेंगे। विजय के मन में आया कि कह दे कि अच्छा ही है, वह अपने आप पर खोज ले तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। वैसे भी 5,000 रुपये की नौकरी में तुम्हें कौन सा राजकुमार उन्हें दे पाओगी। अच्छा है कि वह अपने अपने प्रेमियों के साथ भाग जाएं, विजय ने बोला। बातों बातों में एक दिन सरिता ने उसे बताया कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और वह 3 बहन है, उनका कोई भाई नहीं है। बहनों में वही सबसे बड़ी है और ऑफिस में काम करती है और उसे 5,000 रुपया मासिक वेतन मिलता है। दूसरी जगह काम करने के लिए उसे पार्ट टाइम सीख रही है। विजय को अपने एक दोस्त के साथ घटी ऐसी घटना की याद आई। उसके दोस्त की बहन अपनी बड़ी बहन के अधेड़ से ब्याह होने के बाद प्रेमी के साथ भाग गई थी। उसके बाद
उसका दोस्त गुस्से में उबल रहा था। तब विजय ने कहा कि शांत रहो यार, वे दोनों जहाँ हो कुशल से रहो। उन्होंने जो किया अच्छा ही किया। तुम कौन सा उसे राजकुमार से ब्याह देते? आखिरकार जिंदगी उसकी है, जीना तो उसे ही पड़ेगा, इसीलिए निर्णय भी उसे ही लेना चाहिए। दोस्त के बड़े भाई ने भी विजय की बात को समर्थन किया था, लेकिन थोड़ा दार्शनिक अंदाज में कहा था कि होनी को यही मंजूर था। मैं भी सोचती हूँ कि बहन ने जो किया ठीक ही किया है। दूसरी जो करेगी वह भी अच्छा ही होगा। यदि जीवन संघर्ष है तो करो। प्रेमी से पति बना व्यक्ति को धोखा दे सकता है, जीवन नरक बन सकता है। और माता पिता का खोजा राजकुमार भी यही करता है, लेकिन माँ नहीं मानती। सोचती हूँ और मुसीबत खराब कर ली। पुराने ज़माना की है ना हृदय। हद तो यह हो गई कि मुझसे कहने लगी कि तू भी किसी के साथ भाग जा। मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर उसके साथ भी पीड़ी से मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर किसके साथ रो पड़ी सरिता। विजय की समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे और क्या करे। स्थिति की अस्थिरता समझ गए कि खुद पर काबू किया और फिर से टाइप करने लगे। 10 मिनट बाद सरिता उठी और बिना बोले चली गई। विजय की इच्छा हुई कि वह उसके पीछे पीछे चला जाए, लेकिन वह बैठा रहा और उसे जाते देखता रहा। मूसलाधार बारिश में बिजली का गिरना, आसमान में काले घिरे बादल आए थे। इस कारण परिवेश में अंधेरा पसर गया था। रह रह कर आसमान में बिजली चमकती और बादल गरजते। ऐसे मौसम में भी विजय टाइपिंग स्कूल जाने के लिए तैयार था। वह सरिता से मिलना चाहता था। जब वह घर से निकला तो बूंदाबूंदी बारिश हो चुकी थी। फिर भी वह तेज कदमों से टाइपिंग स्कूल की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही दूर गया होगा कि बारिश तेज हो गई। सड़क पर चल रहे लोग भागकर किसी छांव में खड़े हो रहे अपनी मस्ती भीगता हुआ चला जा रहा था। विजय अपनी मस्ती में भीगता हुआ चला जा रहा था। इंस्टीट्यूट पहुंचकर उसे पता चला कि सरिता नहीं आई है। इतनी बारिश में आने की क्या ज़रूरत थी? मैडम ने विजय से कहा। आप नहीं समझोगी, सब समझती हूँ, लेकिन अब सरिता यहाँ कभी नहीं आएगी। विजय ने बोला। क्यों? आपको कैसे पता? उसका फ़ोन आया था। उसने कहा कि यदि आप आओ तो बता दो। वह कभी नहीं आएगी। विजय की आवाज़ किसी कुएं में से आती हुई। विजय टाइपिंग स्कूल से बाहर आया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जैसे ही उसने नीचे की ओर कदम रखा, जोर जोर से बिजली चमकी और बादल गरजने लगा। विजय संज्ञा शून्य सी भीगता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा कि वह सरिता के घर जाएगा, लेकिन उसके घर का पता तो मैडम दे सकती है। यह सोचकर वापस पलटा, लेकिन तब वह टाइपिंग स्कूल बंद हो चुका था। भीगते हुए घर पहुंचा विजय। तब जब उसका शरीर बुखार से तपने लगी, लगभग 15 दिन वह चारपाई पर पड़ा रहा। जब कुछ ठीक हुआ तो 20वें दिन टाइपिंग स्कूल पहुंचा। मैडम नहीं मिली। यह सिलसिला 15 दिन तक चला। 16वें दिन उसे मैडम मिली। उसे देखते ही बोल पड़ी कि काफ़ी कमज़ोर है गए हो विजय। उस दिन बारिश में भीगा तो बीमार हो गया, विजय ने बोला। विजय ने फिर मैडम से सरिता के घर का पता मांगे तो विजय ने मैडम से सरिता का घर का पता मांगे तो एक कागज़ पर लिखा और विजय को थमा दिया। मैडम को धन्यवाद बोलकर विजय चल पड़ा। वह आज ही सरिता से मिलना चाहता था। जब वह मैडम के लिए पते पर पहुंचा तो वहां ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि सरिता यहीं रहती थी, लेकिन अब मकान बेचकर चली गई है। कई लोगों से पूछने के बाद भी विजय को उसका नया पता नहीं मिला। निराश होकर वह घर लौट आया। सरिता के इस व्यवहार से उसे काफ़ी धक्का लगा। उसने कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सरिता को ऐसे क्यों किया।
सरिता ने ऐसा क्यों किया? वह सरिता की याद में कविताएं लिखने लगा। एक दिन उसने एक सपना देखा और उसके भावों को कविता के रूप में कागज पर लिखा। सरिता जो निकले अपने उद्गम स्थल से सागर की चाह में चले, द्रुत गति से सामने आ गया पहाड़, टकराने के बाद बदल लिया अपना मार्ग। मार्ग था लंबा, पहाड़ों की श्रृंखला थी, पठार और पथरीली जमीन थी। आदमी भी खड़ा था, फावड़ा लिए बांध बांधने के तत्पर। खेत सींचने के लिए चाहिए उसे, पानी पीने के लिए भी, बिजली भी चाहिए, बिजली भी तो चाहिए। घर को रोशन करने के लिए, कारखाने चलाने के लिए, कारखानों के कचरे को बहाने के लिए भी चाहिए उसे। नदी प्राकृतिक से लड़ते हुए थकी वह बहती रही अरविल, दिल में सागर से मिलने की चाह लिए। भारी पड़ा प्यार अवरोधों पर पहुंच गई वह साहिल पर, लेकिन मानव से बंधा बांध रोक दी उसका धारा। कारखानाओं की गंदगी उड़ेल सड़ा दिया उसकी आत्मा को। अपने आंसुओं से धोती रह वह अपना बदन, निर्मलता से मिलना चाहती थी सागर से। विकास उन्मादी मानव ने रौंद दिया उसकी आत्मा को, जिंदा लाश हो गई वह। उसके लिए तड़पता है सागर, साहिल पर पटकता है अपना सिर को। उसने तो दम तोड़ दिया मानव की विकास में। सागर भेजता है बादलों को उसे पुनर्जीवित करने के लिए। वह जानता है बेवफा नहीं है वह, सच्चा है उसका प्यार। कैद है मानव के विकास में, बरसते हैं बादल, उफनती है नदी, मानव को दिखाती है अपना विकराल रूप। मिलते ही प्यार की ताकत तबाह कर देना चाहते हैं मानव सृष्टि को। बदल लेना उसकी प्राकृतिक नहीं, बदला लेना उसकी प्राकृतिक नहीं। भागती है तेज गति से सागर की ओर, बाहें फैलाए स्वागत करता है सागर। बताना चाहती है अपनी कष्टों को वह, लेकिन कुछ भी नहीं जानता चाहता सागर, कुछ नहीं जानना चाहता सागर, कुछ नहीं जानना चाहता सागर। जानता है वह मानव स्वभाव को, उसका भी तो पला पड़ा है इस स्वार्थी प्राणी से। विजय ने इस कविता को पत्रिका में छापे हुए 1 माह से अधिक हो गया, लेकिन उसके पास इस बार अब तक सरिता का कोई पत्र या फोन नहीं आया। उसे उम्मीद है कि एक न एक दिन सरिता उसकी संपर्क जरूर करेगी। जब से वह कविता प्रकाशित हुई तब से यह फोन के प्रत्येक घंटे पर चौंक जाता। यही नहीं, हर रोज पोस्टमैन का बेसब्री से इंतजार करता है, और जब उसके आने का समय खत्म हो जाता है तो उदासी के समुंदर में विजय डूब जाता है जब उनकी याद आती है। हाय गाइस, अगर आपको इस तरह का स्टोरी सुनना पसंद है तो आप हमारे इस चैनल स्टोरी वाला को जरूर सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कीजिए। और हम तो अभी नए हैं, इसलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि हमें क्या कमी है। अपनी कमी को सुधारने का प्रयास करेंगे और बेहतर वीडियो बना के आप तक पहुंचा सके। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।